हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विज्ञान प्रकाश। तो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे जनरल साइंस के टॉप 30 एमसीक्यूज। और जिन प्रश्नों के उत्तर आपको ऑलरेडी पता हैं तो उनके आंसर आप लोग नीचे लिख दीजिएगा, और जिनके आंसर आपको पता नहीं है उनको गेस करिएगा। एक बार यहाँ पर अगर आपका गेस गलत हो भी जाता है तब भी एग्ज़ाम में गलत नहीं होगा। और ये सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और पिछली बहुत सारी परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे गए थे। तो देखते हैं कि कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। कुल मिला के 30 प्रश्नों का यह एक टेस्ट होगा। तो पहला क्वेश्चन है कि एक नक्षत्र का रंग निर्भर करता है उसकी, द कलर ऑफ कॉन्स्टलेशन डिपेंड्स ऑन इट्स, किस पर बताओ? सूर्य से दूरी पर, त्रिज्या पर, घनत्व पर या फिर ताप पर। तो फ्रेंड्स, एक नक्षत्र का जो रंग होता है वो डिपेंड करता है उसके तापमान पर। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। और अगला क्वेश्चन होगा, थर्मोस्टेट का उपयोग रेफ्रिजरेटर के तापमान के नियंत्रण में किया जाता है। तो इसमें क्या होता है? थर्मोस्टेट जो होता है जिसका उपयोग रेफ्रिजरेटर के तापमान के नियंत्रण में किया जाता है, तो इसमें होता क्या है? तो फ्रेंड्स, इसमें एक द्विधातुक पट्टी होती है, यानी कि इसमें एक पट्टी होती है जिसमें दो प्रकार की धातुएं लगी रहती हैं। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्रीष्म काल में मरीचिका किस परिघटना के कारण दिखाई देती है? मरीचिका का मतलब एक प्रकार का एक दृष्टिभंग होता है, और इसमें क्या होता है कि रेगिस्तान में या ऐसी जगहों पर जहाँ पर वायु बहुत अधिक गर्म हो जाती है, वहाँ पर एक आभासी चित्र हमें दिखाई देता है। ये लगता है कि वहाँ पर पानी होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसे कहते हैं मरीचिका। और इसका कारण क्या है? तो फ्रेंड्स, इसका कारण होता है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो ऑप्शन बी। देखिए, ये सभी प्रश्न आपको रटे हुए होने चाहिए। बहुत अधिक डीप में अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं तब भी ये प्रश्न अगर आप रट लेंगे तो एग्जाम में एज इट इज ही ये प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, अंतरिक्ष यात्री को आकाश किस रंग का दिखाई देता है? जब आप स्पेस में रहेंगे तब आपको जो आकाश है यानी कि जो स्पेस है वो किस रंग का दिखाई देता है? तो ये आपको बिल्कुल काला दिखाई देता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पर काम करता है? प्रकाश का प्रकीर्णन, पूर्ण आंतरिक शोषण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन या फिर ध्रुवण या फिर घूर्णन। तो फाइबर ऑप्टिक्स जो होता है फ्रेंड्स, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रकाश के परिक्षेपण का अध्ययन करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? अब यहाँ पर परिक्षेपण एक टफ वर्ड है आपके लिए हिंदी में। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? डिस्पर्सन। ठीक है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। तो विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू स्टडी द डिस्पर्सन ऑफ लाइट? तो ये तस्वीर आप यहाँ पर देखिए, और ये है स्पेक्ट्रोमीटर। तो डिस्पर्सन ऑफ लाइट को मापने के लिए जो उपयोग में लाया जाता है इंस्ट्रूमेंट, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं उसे? स्पेक्ट्रोमीटर। प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था? प्रकाश का वेग सबसे पहले मापा गया था रोमर के द्वारा। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। अच्छा, ये बताओ कि लाइट ईयर जो प्रकाश वर्ष होता है, लाइट ईयर यह किसका मात्रक है? कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? यह समय का मात्रक है या फिर दूरी का मात्रक है या फिर घनत्व का मात्रक है? किसका है? तो फ्रेंड्स, यह एक दूरी का मात्रक होता है, लाइट ईयर। एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा चली गई जो कुल दूरी होती है उसे कहते हैं एक प्रकाश वर्ष, 1 लाइट ईयर। सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? तो याद है इसको, इसका आंसर क्या होगा? जी हाँ, जेड जॉनसन ने किया था। विकल्प डी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा, याद रखना। सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया था जेड जॉनसन ने। अगला क्वेश्चन, लैम्बर्ट का नियम क्या है? लैम्बर्ट का नियम जो है वो किस पर आधारित है? परावर्तन पर, अपवर्तन पर, व्यतिकरण पर या फिर प्रदीप्ति पर? तो फ्रेंड्स, ये जो है प्रदीप्ति पर आधारित है। ऑप्शन डी। लैम्बर्ट का नियम कहता क्या है? तो फ्रेंड्स, लैम्बर्ट के नियम के अनुसार जब किसी समांगी अवशोषक माध्यम से एक वर्णी प्रकाश को गुजारा जाता है तो अवशोषक माध्यम की मोटाई के साथ विकिरणों की तीव्रता में हुई कमी आपतित किरणों की तीव्रता के समानुपाती होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? जब किसी समांगी अवशोषक माध्यम से, मान लेते हैं कि यहाँ पर एक माध्यम है और ये एक समांगी है, यानी कि ये एक ऐसा माध्यम है जहाँ पर अवशोषकता हर जगह समान है। इसमें से एक मोनोक्रोमेटिक लाइट को यहाँ पर गुजारा जाता है। मोनोक्रोमेटिक मतलब एक रंगीय प्रकाश को। और तो
तो अवशोषक माध्यम की ये जो मोटाई है, यहाँ पर जो इसकी मोटाई है, इसके साथ विकिरणों की तीव्रता में जब बाहर निकलेगी प्रकाश, तो इसके विकिरण की मात्रा में जो कमी होगी वो आपतित किरणों की तीव्रता के समानुपाती होते हैं। यानी कि ये जो तीव्रता होगी आपतित किरणों की, वही जो है जब बाहर निकलेंगी किरणें तो उसके समानुपाती होती है। तो ये है लैम्बर्ट का नियम और इसे कहते हैं प्रदीप्ति पर आधारित है ये। एक्स किरणों के तरंग दैर्ध्य को मापने के लिए किसके एक्स किरणों के कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रैग स्पेक्ट्रोमापी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। और स्फटिक किसका क्रिस्टलीय रूप है? स्फटिक आप समझ रहे होंगे, तो यह किसका क्रिस्टलीय रूप है ये बताना है आपको। आंसर इसका हो जाएगा क्या? यह फ्रेंड्स यह सिलिका से बना हुआ होता है, तो ऑप्शन सी सही है। स्फटिक जो है वो सिलिका का एक क्रिस्टलीय रूप माना जाता है। ये बताओ कि अधिकतम जैविक क्षति किससे होती है? व्हाट काजेज मैक्सिमम बायोलॉजिकल डैमेज? एक्स किरणें, गामा किरणें, बीटा या फिर अल्फा रेज? तो सही जवाब होगा इसका गामा रेज, ऑप्शन बी। पिक्नोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग क्या मापने में किया जाता है? पिक्नोमीटर से क्या मापा जाता है? तो फ्रेंड्स याद रखना कि जो पिक्नोमीटर है यह घनत्व को मापने के काम में आता है। घनत्व मतलब डेंसिटी। और भारी मोटर वाहनों के लिए डीजल तेल अधिक पसंद किया जाता है। क्यों? क्योंकि डीजल जो था सस्ता होता है, या डीजल को जो है वो इंजन को कम नुकसान पहुंचाता है, या क्षमता अधिक होती है और ईंधन की बचत होती है, या कच्चे माल से डीजल का उत्पादन अधिक होता है। सही आंसर क्या होगा? तो देखो भारी मोटर वाहनों के लिए जो डीजल तेल है वो पसंद इसलिए किया जाता है क्योंकि इसकी जो क्षमता होती है वो अधिक होती है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल का उपयोग किस रूप में होता है? भारी जल को संकेत में क्या लिखते हैं? D2O लिखते हैं। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या होता है? यह नियामक यानी कि रेगुलेटर का काम करता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी से ये याद रखना है इसको कि न्यूक्लियर रिएक्टर में जो भारी जल प्रयोग में लाया जाता है वो नियामक के रूप में, रेगुलेटर के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। सागर में बहते हिमखंड के द्रव्यमान के कुल 10 भागों में कितना जल तल के ऊपर होगा? तो सागर समझ रहे हैं आप, समुद्र में बहता हुआ एक हिमखंड है। तो यहाँ पर प्रश्न ये है कि अगर समुद्र में कोई हिमखंड बह रहा है तो अगर इसको जो 10 भागों में आप बांट दो, 10 भागों में, तो किसका कौन सा भाग, कितना भाग इस समुद्र के तल के नीचे रहेगा? तो याद रखना कि 1/10 रहेगा। रेडियो एक्टिवता परिघटना की खोज किसने की? ये तस्वीर पहचानिए। रेडियो एक्टिवता परिघटना की खोज की गई थी किसके द्वारा? बैकरेल के द्वारा। ऑप्शन डी करेक्ट है यहाँ पर। और चलती गाड़ी से एक पत्थर गिराया जाता है। जमीन पर खड़े एक प्रेक्षक के लिए जमीन पर पहुंचता पत्थर किस प्रकार का पथ लेता दिखाई देगा? तो ऊपर से नीचे की ओर रिजरेखीय पथ यानी कि स्ट्रेट लाइन, या फिर वर्तुल पथ यानी कि सर्कुलर पाथ, या फिर परबलयिक पथ इस प्रकार का पथ, या फिर हाइपरबोलिक जो पाथ होगा इस प्रकार से। तो आपको थोड़ा सा अनुमान लगाइए। तो अगर मान लेते हैं ट्रेन चल रही है इधर और यहाँ से एक पत्थर गिराया जाएगा तो डेफिनेटली ये इस प्रकार से गिरेगा। ठीक है, तो ये आप समझ रहे होंगे। तो यह एक परबलयिक पथ है यानी कि यह पैराबोला पाथ बनाएगा, पैराबोलिक पाथ। और इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में डीसी को ब्लॉक करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परिपथ एलिमेंट प्रयोग में लाया जाता है? अगर डीसी करंट को, डायरेक्ट करंट को आपको पूरा ब्लॉक करना हो, जैसा कि आप जानते हैं ये जो हमारी एसी करंट होती है उसमें स्रिंग और गर्त होते हैं, जबकि डीसी करंट बिल्कुल प्लेन चलती है। तो अगर परिपथ में कोई इलेक्ट्रॉनिक परिपथ है उसमें डीसी को ब्लॉक करना है तो आप उसमें क्या प्रयोग में लाएंगे? देखो यहाँ पर प्रतिरोध मतलब रेजिस्टेंस, धारिता मतलब कैपेसिटर, और प्रेरकत्व मतलब इंडक्शन, और डायोड तो आप समझ रहे हैं। तो यहाँ पर हम कैपेसिटर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, याद रखना इसको। अच्छा, जल प्रवाह को मापने की इकाई क्या होती है? माइक्रोमो, ओम मीटर, मिली क्यूरी या फिर क्यूसेक? तो जल प्रवाह को मापा जाता है क्यूसेक में। ऑप्शन डी सही है। बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं का आकार क्या बढ़ जाता है, या इनकी संख्या बढ़ जाती है, या मनुष्य की जो लाल रुधिर कणिकाएं हैं आरबीसी जिसको कहते हैं ना, आरबीसी, तो क्या आरबीसी का आकार छोटा हो जाता है या इनकी संख्या घट जाती है? सही आंसर होगा इनकी संख्या बढ़ जाती है। और ये जो प्रश्न आप देख रहे हैं फ्रेंड्स ये बिल्कुल ही इजी टू मॉडरेट लेवल के हैं, और क्योंकि ये पहला टेस्ट है तो इसमें हमने प्रश्नों को थोड़ा सा सरल रखा है। आने वाले जो प्रश्न होंगे उनकी संख्या भी अधिक रहेगी और प्रश्नों का लेवल भी क्रमशः मॉडरेट टू
टफ लेवल पर हम ले जाएंगे इसको। तो अल्फ्रेड नोबेल को नोबेल पुरस्कार वितरण के लिए एक निधि स्थापित करने के लिए धनराशि किस आविष्कार से मिली थी? इसको ऐसे समझो कि जो नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष दिया जाता है, नोबेल पुरस्कार कब से दिया जाता है? ये 1901 से दिया जाता है। और ये जो नोबेल पुरस्कार होता है इसके लिए एक मुश्त जो राशि है वो जमा की गई थी अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा। और आप जानते हैं कि ये कुल मिला के 6 टॉपिक पर यानी कि 6 विषयों में इसे दिया जाता है। तो यहाँ पर जो राशि यहाँ पर कलेक्ट की गई थी अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा वो किस आविष्कार का परिणाम थी? तो डायनामाइट। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, डायनामाइट। ये बताओ कि सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? थियरी ऑफ रिलेटिविटी का सिद्धांत किसने दिया था? उत्तर हो जाएगा इसका अल्बर्ट आइंस्टाइन। और आपको पता होगा कि इसके लिए इनको जो है क्या मिला था? देखो अल्बर्ट आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार भी मिला था, लेकिन वो सापेक्षतावाद के सिद्धांत के लिए नहीं मिला था। तो फ्रेंड्स याद रखना कि जो नोबेल प्राइज इनको मिला था वो मिला था 1921 में, और ये थियरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए नहीं मिला था। ये मिला था उनको किसके लिए? फॉर हिज सर्विसेज टू थ्योरेटिकल फिजिक्स एंड स्पेशली फॉर हिज डिस्कवरी ऑफ द लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये जो पुरस्कार उन्हें मिला था वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए दिया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पुष्प रहित पौधों को क्या कहते हैं ये बताओ? फ्लावरलेस प्लांट आर नोन एज क्रिप्टोगेम्स। और ये बताओ कि भारत का जो पहला क्रिप्टोगैमिक गार्डन खुला है वो कहाँ पर खोला गया है? तो ये उत्तराखंड में है। अगर प्रश्न आया कि उत्तराखंड में कहाँ पर है, तो ये चक्राता देवभूमि उत्तराखंड में यह स्थित है, भारत का पहला क्रिप्टोगैमिक गार्डन। जंतु कोशिका के किस हिस्से को पावर हाउस कहा जाता है? तो ये है ऑप्शन सी यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, और विटामिन ए को मानव शरीर कहाँ पर स्टोर करता है? तो इसे जो है लीवर यानी कि जिगर में स्टोर किया जाता है मानव शरीर के द्वारा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। ये बताओ कि साइटोलॉजी क्या है? बैक्टीरिया का अध्ययन, फसलों का अध्ययन, कोशिकाओं का अध्ययन या फिर जनसांख्यिकी अध्ययन? तो सही आंसर हो जाएगा स्टडी ऑफ सेल इज नोन एट साइटोलॉजी। एथलीट फुट नामक रोग किसके कारण होता है? अब देखो इसे आप जो है एक जो दूसरी बीमारी होती है इसको आप हाथी पांव कहते हैं, उसे मत समझना। एथलीट फुट में क्या होता है कि पैरों में एक विशेष प्रकार का आप देख रहे हैं इस प्रकार से एक दाद जैसी बीमारी हो जाती है, और इसका जो कारण होता है वो फंजाई होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। रक्त क्या है? रक्त संयोजी ऊतक है, कनेक्टिव टिश्यू, या फिर उपकला ऊतक है, इपिथेलियल टिश्यू है, या बोथ आर अबव, या फिर नन? सही आंसर होगा इसका कनेक्टिव टिश्यू है। तो जैसा कि आप समझ रहे हैं कि जैसे कि ब्लड हो गया, हमारे मांसपेशियां होंगी, बोन्स हो गए, ये सब जो है कनेक्टिव टिश्यू के अंतर्गत आते हैं। आपको जो है पैर से लेकर सर तक ये आपको कनेक्ट रखते हैं। ये बताओ कि विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये हैं, क्या नाम है इनका? ये है डार्विन। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट है, याद रखना। और तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपके मैक्सिमम क्वेश्चन सही हुए होंगे। तो नीचे कमेंट करके बताना कि कितने आपके जो है आंसर करेक्ट हुए। हम शीघ्र मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में। और ये सीरीज अगर आपने एंजॉय किया और अगर आप चाहते हो कि डेली शाम को कितने बजे, मैं सोचता हूँ कि 7 बजे ठीक रहेगा, 7 बजे आपको एक टेस्ट सीरीज उपलब्ध करवाया जाए और इसमें 30 प्रश्न रखे जाएँ। तो और साथ ही साथ जो डेली जो टॉप 50 क्वेश्चंस ऑफ द डे आते हैं वो सीरीज भी अभी जारी है, फिलहाल उसको हम कंटिन्यू रखेंगे। तो दिन में 3 वीडियो आपको मिलेंगे। पहला वीडियो तो रहेगा आपका न्यूज़ का, वो तो रहता ही है। सुबह करंट अफेयर का वीडियो मिलेगा, दोपहर में टॉप 50 क्वेश्चंस ऑफ द डे, और शाम को 30 प्रश्नों का एक टेस्ट। तो इसके लिए आप लोग बिल्कुल तैयार हो जाइए और कल से ये सीरीज आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगी। थैंक यू सो मच।